हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए चैप्टर 2 जो हमारा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि जो मानव जनन हमारा चैप्टर है, ये लगभग हमने खत्म करा दिया है। मतलब इसकी हमने सारी की सारी वीडियो अलग अलग टॉपिक की प्रोवाइड करा दी है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ उनके आंसर भी समझने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपके इस चैप्टर 2 से जितने भी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं वो इन्हीं से आएंगे। यानी ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है आपके लिए आज का जो सेशन है। मतलब इसमें आप देखेंगे कि हर प्रकार के क्वेश्चन शामिल किए। आप देखेंगे कि कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां से जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो क्या होगा। तो देखिए हमको पता है कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती है ये एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जिसका नाम है क्या? टेस्टोस्टेरॉन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स कहलाता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो किसी भी मेल के अंदर यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो इसका आंसर तो सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि अगर किसी भी मान लीजिए मेल के अंदर लीडिंग कोशिकाएं क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, तो होगा क्या? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है इसका सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के सिक्रेशन की। तो यानी सिंपल सी बात है कि अगर लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो टेस्टोस्टेरॉन जो कि हार्मोन्स होता है, इस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का जो स्रावण है वो नहीं हो पाएगा। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण नहीं हो पाएगा, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण नहीं हो पाएगा। जिस कारण से क्या होगा? देखिए जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये किसी भी मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। तो अगर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन ही जब नहीं हो पाएगा तो किसी भी मेल के अंदर आप देखेंगे क्या हो जाएगा? किसी भी मेल के अंदर जो लैंगिक लक्षण है उनका लैंगिक लक्षणों का जो विकास है या डेवलपमेंट है वह क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आपको लिखना है कि यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण नहीं हो पाएगा, और जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण ही नहीं हो पाएगा तो नर के लैंगिक लक्षणों का विकास रुक जाएगा। इसके बाद आपको लिखना क्या? नर के लैंगिक लक्षणों का विकास रुक जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए किसी भी मेल से किसी कारणवश मान लीजिए लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए या कि अगर इनको निकाल दिया जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों का क्या हो जाएगा? विकास जो है नर के लैंगिक लक्षणों का विकास रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा तो लैंगिक लक्षणों का विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो बस सिंपल सा है, आपको बस इतना लिखना है कि जो हमारा लीडिंग कोशिकाएं हैं जिसको कि हम अंतराली कोशिका भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? लीडिंग कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है? अंतराली कोशिका। तो अगर अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण नहीं हो पाएगा और नर के लैंगिक लक्षणों का विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बस आपको इसका आंसर जो है इतना करना है कि नर में यदि लैंगिक लक्षणों का विकास रुक जाएगा, सिंपल सी बात है, मतलब अगर लीडिंग कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाएगी तो नर के लैंगिक लक्षणों का विकास रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन ही नहीं हो पाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको इतना नोट करना है। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंड जनन व शुक्र जनन की क्रिया में शामिल हार्मोन्सों के नाम लिखना है आपको। केवल यहां पे केवल आपसे नाम पूछा गया है कि कौन कौन से हार्मोन्स है जो कि अंड जनन यानी कि ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो आपको देखना है दोनों का आंसर आपको सेम लिखना है। यदि आपसे मान लीजिए शुक्र जनन के बारे में पूछता है या आपसे अंड जनन का पूछता है तो अंड जनन की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाले 2 ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और शुक्र जनन की क्रिया में शामिल भी इंपॉर्टेंट 2 ही हार्मोन्स हैं। तो 2 हार्मोन्सों के नाम आपको लिखना है। पहला हार्मोन देखिए क्या होगा? जो पहला हार्मोन है जो कि किसमें शामिल है? अंड जनन की प्रक्रिया या शुक्र जनन की प्रक्रिया में। तो पहला हार्मोन है LH हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? LH हार्मोन। पहला हार्मोन है LH हार्मोन। इस LH हार्मोन्स का यदि आप पूरा नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ये हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
तो पहला जो हार्मोन्स है वो LH हार्मोन्स है, जो कि अंड जनन और शुक्र जनन की क्रिया को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो पहला LH हार्मोन्स हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन्स है वो है FSH हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स हो गया दूसरा हार्मोन्स है FSH हार्मोन्स, FSH। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसका पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इसका भी आपको पूरा नाम लिख लेना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो कि अंड जनन और शुक्र जनन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो LH हार्मोन्स आपने देखा था, ये भी क्या करता है? LH हार्मोन्स क्या करता है? पूरे के पूरे ये जो भी सर्टोली कोशिकाएं होती है उनको एक्टिवेट कर देता है। FSH हार्मोन्स भी आपने देखा है कैसे फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो केवल आपको यहाँ पे नाम लिखना है कि FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो अंड जनन और शुक्र जनन की क्रिया में शामिल हैं, मतलब उनको नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं, तो आपको लिखना है पहला LH हार्मोन्स मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि FSH हार्मोन्स। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि मां के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्यों? ये क्वेश्चन पूछा भी गया 2020 या 21 में। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो मां का दूध है, मतलब स्पेशली जो मां का दूध है वो नवजात शिशु के लिए, मतलब जैसे ही कोई नवजात शिशु पैदा होता है, उत्पन्न होता है, मतलब जैसे ही शिशु पैदा हुआ है उसके कुछ दिनों के लिए, तो स्पेशली मां का दूध ही उत्तम माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? ऐसा क्या होता है मां के दूध में जिसके लिए मां का दूध ही उत्तम माना जाता है, जिस कारण से नवजात शिशु के लिए? तो उसके कई सारे रीजन हैं। देखिए जो नवजात शिशु होता है उसको प्रोटीन और खनिज लवणों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है। तो जो हमारे मां का दूध होता है, मतलब जो मां का दूध होता है स्टार्टिंग दिनों का, जिसे कि हम कोलेंट्रम या खीस कहते हैं, स्टार्टिंग दिनों का जो दुग्ध होता है जो कि मां के दुग्ध ग्रंथियों से निकलता है या स्तन से निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? खीस या कोलेंट्रम बोलते हैं। तो ये कोलेंट्रम जो होता है इसमें स्पेशली आप देखेंगे कई प्रकार के पोषक पदार्थ और खनिज पदार्थ विद्यमान रहते हैं, मतलब इसमें प्रोटीन्स की भी अधिक मात्रा में उपलब्धता होती है। इसके अलावा खनिज मात्रा भी अधिक मात्रा में पाई जाती है, खनिज पदार्थ भी या खनिज लवण भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि काफी उपयोगी होता है किसी भी नवजात शिशु के लिए। तो जैसे ही कोई शिशु पैदा हुआ है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दूध होता है वो मां का ही दूध होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में जो मां के दुग्ध ग्रंथियों से जो दुग्ध निकलता है उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, इसके अलावा खनिज लवणों की भी भरपूर मात्रा में होती है, जिस कारण से मां का दूध ही नवजात शिशु के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप देख भी सकते हैं कि मां के दूध में क्या होता है, शिशु के पोषण के लिए पोषक पदार्थों का अच्छा स्रोत होता है। क्योंकि दुग्ध श्रावण का, देखिए हमने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग में जो दुग्ध श्रावण होता है, मतलब किसी भी महिला के अंदर से जो शुरुआती क्षणों में दूध निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं खीस या कोलेंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं या खीस बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा स्टार्टिंग में जो ये दुग्ध निकलता है ये गाढ़ा होता है, इसके अलावा हल्का पीला रंग का होता है, और इसके अलावा आप देखेंगे ये लगभग 4 से 5 दिनों तक निकलता है। मतलब स्टार्टिंग में जो दुग्ध निकलता है जो कि किसी भी नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, वो कैसा होता है? लगभग 4 से 5 दिनों तक निकलता है। फिर इसके बाद कोलेस्ट्रम जो है, इसमें प्रोटीन व खनिज लवणों की भरपूर मात्रा में उपलब्धता होती है, जो कि नवजात शिशु के पोषण के लिए आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, मतलब खनिज पदार्थों की आवश्यकता को और प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। इसीलिए यह सर्वोत्तम माना जाता है किसी भी नवजात शिशु के लिए। तो सिंपल सी बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें अगर तो ले सकते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा है, क्या कारण है कि मनुष्यों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, 2020 में यहाँ पे पूछा गया, इसके अलावा भी 2023 या 24 में भी पूछा गया है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि क्या कारण है कि मनुष्य में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। देखिए अब हमने आपको पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया है। हमने आपको क्या बताया था कि जो मानव के वृषण होते हैं ये उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? तो हमने आपको बताया था कहाँ स्थित होते हैं? वृषण कोश में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? ये स्थित होते हैं कहाँ? वृषण कोश में। तो आपको याद रखना है कि जो मानव में वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर कहाँ स्थित होते हैं? वृषण कोश में स्थित होते हैं। और जो वृषण कोश का तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। ये भी हमने आपको बताया था।
जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो बस यही कारण है कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको कारण क्या लिखना है इसका, कि किसी भी मेल के अंदर जो वृषण होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि वृषण कोष का तापमान जो होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए पुरुषों में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। सिंपल सा फंडा केवल और केवल इतना है कि वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लगभग क्या होता है, कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए यानी स्पर्म के मैचुरेशन के लिए आवश्यक होता है। तो शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है ये क्या होता है, आवश्यक होता है, जिस चलते ही पुरुषों में वृषण जो है उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है मनुष्य के वृषण में होती है और सोमनिफेरस नलिकाओं के अंदर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए, और जो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान है वो किसका होता है, वृषण कोष का होता है। तो वृषण कोष में ही वृषण स्थित होते हैं, जो कि शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम प्रोवाइड कराते हैं। यदि हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो आप देखेंगे कि मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, मानव के शरीर का जो लगभग टेम्परेचर होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ब्लड की यदि आपसे पूछे तो 38 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से ये जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है शरीर का, अब वृषण कोष का तापमान कितना होगा, इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा। मतलब शरीर का तापमान अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वृषण कोष का तापमान जो है या तो 34 डिग्री सेल्सियस होगा या तो 35 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वृषण व अंडाशय के दो कार्य लिखना है। तो आपको सबसे पहले तो वृषण के इंपोर्टेंट 2 कार्य लिखना है, क्योंकि वृषण के कार्य इंपोर्टेंट है, पेपर में आते हैं, और अंडाशय के कार्य। तो वृषण और अंडाशय के आपके कुछ बने या ना बने, आपको वृषण और अंडाशय की संरचना और वृषण और अंडाशय के कार्य ये दोनों आपसे जरूर बनने चाहिए। तो दोनों इंपोर्टेंट चीजें हैं और दोनों आपसे बनना चाहिए। यदि आपसे संरचना नहीं पूछेगा तो डेफिनेट रूप से आपसे वो छोटा क्वेश्चन ही पूछेगा। तो आपसे वृषण व अंडाशय के कार्य एग्जाम में जरूर पूछेगा, जिनको आपको तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसी भी वृषण की संरचना की, तो वृषण की संरचना भी आपने देख ली है कि वृषण की संरचना के अंदर प्राथमिक पुटिकाएं होती है। ये प्राथमिक पुटिकाएं कन्वर्ट होती है द्वितीयक पुटिका में, फिर तृतीयक पुटिका में, फिर ग्राफियन पुटिका में। तो इस प्रकार से आप संरचना भी तैयार कर सकते हैं, हमने वो भी कराया है आपको। इसके बाद देखिए, यदि हम वृषण के कार्यों की बात करते हैं तो वृषण का जो सबसे पहला इंपोर्टेंट काम होता है वो होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? तो पहला जो इंपोर्टेंट काम है वो है शुक्राणु का निर्माण करना। तो पहला इंपोर्टेंट काम आप लिख लेंगे क्या? शुक्राणु का निर्माण करना। तो शुक्राणु का निर्माण करना किसका इंपोर्टेंट काम होता है? ये होता है वृषण का पहला इंपोर्टेंट काम होता है। तो शुक्राणु का निर्माण करना ये पहला इंपोर्टेंट काम है। फिर दूसरा इंपोर्टेंट काम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, यानी कि नर लिंग हार्मोन्स होता है। तो इस नर लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है लीडिंग कोशिकाओं के कारण होता है। और लीडिंग कोशिकाएं किसके अंदर होती है? तो वृषण या टेस्टिस के अंदर होती है। तो आपको यहां पे दूसरा इंपोर्टेंट फंक्शन क्या लिख लेना है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करना। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करना, ये इंपोर्टेंट वर्क होता है किसका? वृषण यानी कि टेस्टिस का। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण, तो ये आप लिख लेंगे। सिंपल सा आपको वृषण का 2 कार्य आपको याद होना चाहिए, शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। और यही टेस्टोस्टेरॉन आपको पता है कि मेल सेक्स हार्मोन तो होता है, किसी भी मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए आवश्यक होता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, लैंगिक अंगों के आसपास बाल का उगना, कंधों का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, ये सब क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। तो इनके लिए जिम्मेदार होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। अब बात करते हैं यदि किसकी, यहां पे यदि हम बात करते हैं अंडाशय के कार्य की, तो अंडाशय का जो पहला इंपोर्टेंट काम है वो क्या है? अंडाशय का पहला इंपोर्टेंट काम है अंडाणु का निर्माण करना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ओवम या अंडाणु का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण करना इंपोर्टेंट काम होता है किसका? अंडाशय का। तो पहला तो इंपोर्टेंट काम आपको लिखना है अंडाणु का निर्माण करना।
फिर इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम देखिए क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है, जैसे आपने वृषण में देखा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण, मतलब नर लिंग हार्मोन्स का स्रावण करता है, उसी प्रकार अंडाशय जो है मादा लिंग हार्मोन्स का श्रावण करता है। और जो मादा लिंग हार्मोन्स होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, या आप कह सकते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करना या श्रावण करना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट काम है किसके? अंडाशय के। तो सिंपल सी बात है, दोनों के दो दो कार्य आपको कम से कम तैयार होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में दो दो कार्य यहां पे डेफिनेट रूप से पूछे जाते हैं। तो वृषण और अंडाशय के दो दो कार्य आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अंड जनन और शुक्र जनन की क्रिया में अंतर। तो देखिए यहां पे हम दोनों में थोड़ा सा अंतर और डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं शुक्र जनन की, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इस क्रिया को? हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसकी पूरी की पूरी हमने क्रिया ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन की है, अगर आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं शुक्र जनन की क्रिया की, तो आपको पता है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया किसके अंदर होती है? तो यह प्रक्रिया किसके अंदर होती है? वृषण के अंदर। तो पहला अंतर तो आपको लिखना है कि जो शुक्र जनन की क्रिया होती है यह किसके अंदर होती है? तो यह क्रिया वृषण के अंदर संपन्न होती है। तो पहला अंतर तो यही लिखना है कि शुक्र जनन की क्रिया किसके अंदर होती है? शुक्र जनन की जो क्रिया होती है ये किसके अंदर होती है? ये क्रिया होती है वृषण के अंदर। और अंड जनन की यदि क्रिया देखेंगे तो अंड जनन की क्रिया किसके अंदर होती है? तो यह क्रिया होती है अंडाशय के अंदर। किसके अंदर होती है? तो अंड जनन की क्रिया होती है अंडाशय के अंदर। तो पहला अंतर तो सिंपल सा है कि आपको बस ये लिखना है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया होती कहां है? तो टेस्टिस यानी कि वृषण के अंदर होती है। और जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है ये कहां होती है? ये होती है अंडाशय के अंदर। सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन एकदम से इजी है, इसको आपको कवर कर लेना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है देखिए, अब शुक्र जनन की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे कि इस क्रिया में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आप लिखेंगे कि इस क्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो हमने लिख दिया शुक्राणुओं का निर्माण, यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है इस क्रिया के द्वारा। अब बात करते हैं अंडाशय की। तो सिंपल सी बात है, अंडाशय के अंदर अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो इस क्रिया के अंदर किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। तो ये भैया हमने लिख दिया अंडाणु का निर्माण। तो दो अंतर तो एकदम से सिंपल है, जिनको कि आपको क्या कर लेना है? तैयार कर लेना है। तीसरा डिफरेंस भी काफी इजी है, इसको भी आप आसानी से तैयार कर लेंगे। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या कह रहा है, आपको पता है कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है इसमें किसी भी प्रकार से पोलर बॉडी यानी कि ध्रुवकाय नहीं बने थे, जबकि हमने देखा था कि अंड जनन की प्रक्रिया में पोलर बॉडी बनते हैं। तो अंड जनन की प्रक्रिया में 3 पोलर बॉडी बनते हैं। कितने बनते हैं? मतलब एक बार अगर अंड जनन या oogenesis की प्रक्रिया होगी तो 3 पोलर बॉडी बनती हैं। 3 पोलर बॉडी मतलब 3 ध्रुवकाय बनते हैं। एक बार की अंड जनन की क्रिया में 3 पोलर बॉडी यानी कि ध्रुवकाय का निर्माण होता है। जबकि यदि हम बात करते हैं शुक्र जनन की तो इसमें आप देखेंगे पोलर बॉडी नहीं बनते हैं। तो आपको लिखना है इसमें पोलर बॉडी नहीं बनते हैं। तो पोलर बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। शुक्र जनन की प्रक्रिया में पोलर बॉडी इसमें नहीं बनते हैं, तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। और जबकि आपको इसमें क्या लिखना है कि अंड जनन की क्रिया में एक बार की क्रिया में 3 पोलर बॉडी बनते हैं, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। फिर यदि हम बात करते हैं शुक्र जनन की प्रक्रिया की, तो देखिए शुक्र जनन की प्रक्रिया में और अंड जनन की प्रक्रिया में एक आखिरी अंतर आपको और तैयार कर लेना है। जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है ये अपेक्षाकृत तीव्र गति से होती है। कैसी होती है? अपेक्षाकृत तीव्र गति से होती है। तो यह प्रक्रिया जो होती है अपेक्षाकृत तीव्र गति से संपन्न होती है। अपेक्षाकृत का मतलब है कि किसकी अपेक्षाकृत? अंडाणुओं की अपेक्षाकृत। जैसे अंडाणुओं का निर्माण होता है वो थोड़ा लेट होता है, तो शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है ये अपेक्षाकृत क्या होती है? तीव्र होती है। मतलब शुक्र जनन की प्रक्रिया जो होती है ये अपेक्षाकृत क्या होती है? ये अपेक्षाकृत तीव्र होती है। ये अपेक्षाकृत क्या होती है? तीव्र होती है। और यदि हम बात करते हैं किसकी? अंड जनन या अंडाणु जनन की, तो इसमें आप देखेंगे कि यह प्रक्रिया जो होती है धीमी गति से संपन्न होती है। कैसी होती है? अपेक्षाकृत धीमी गति से संपन्न होती है। धीमी गति से संपन्न होती है। तो ये चीजें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं चारों, जिनको कि आपको तैयार कर लेना है। और ये क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा
ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है यानी कि शुक्राणु की संरचना, दोनों ऐसे क्वेश्चन है कि दो में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप देखेंगे हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इनको भी आपको तैयार कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अपर या प्लेसेंटा किसे कहते हैं और अपर या प्लेसेंटा के कार्यों को लिखना है। सिंपल सी बात है, अपर या प्लेसेंटा की यदि हम बात करें तो आप देखे होंगे कि इस प्रकार से गर्भाशय की जो संरचना होती है, इस गर्भाशय की संरचना में क्या होता है, गर्भाशय की संरचना में कई सारे भाग होते हैं और इस गर्भाशय की संरचना में आप देखें कि कितने भाग होते हैं, इंपोर्टेंट 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते थे, 3 इंपोर्टेंट भाग होते थे गर्भाशय की संरचना में। सबसे आंतरिक वाली जो परत थी गर्भाशय की उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे एंडोमेट्रियम। क्या कहते थे, एंडोमेट्रियम कहते थे। तो एंडोमेट्रियम में कई सारे क्या निकलते हैं, प्रवर्ध निकलते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम में क्या होता है, कई सारे प्रवर्ध निकलते हैं। इसके अलावा जो भ्रूण तैयार हो रहा है, मान लीजिए इसके अंदर ये पूरा पूरा क्या है, भ्रूण तैयार हो रहा है, ये गर्भाशय के अंदर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब ये भ्रूण जो होता है, भ्रूण के चारों तरफ क्या होता है, झिल्लियां बन जाती है। हमने आपको जब पूरा का पूरा ये भ्रूणीय विकास पढ़ाया है, तो भ्रूणीय विकास में हमने क्या पढ़ाया था कि जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है, मतलब जब एक परिपक्व शिशु बन जाता है यूट्रस के अंदर, तो उसके चारों तरफ जो है 4 भ्रूणीय झिल्लियां बन जाती है, जिसमें से एमनियन हमने बताया था, एक होती है कैरियन, एक होती है यॉर्क सैक और चौथा होता है एलेंटाइस। तो जो कैरियन होती है, ये कैरियन जो है, यहां से कैरियन क्या करती है, देखिए कुछ प्रवर्ध बनाएगी। कैरियन जो होती है कुछ इस प्रकार से यहां पे प्रवर्ध बनाएगी, और जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है ये भी एक प्रकार से क्या बनाएगी, प्रवर्ध बनाएगी। और यहां पे एक संरचना का निर्माण हो जाएगा जिससे हम क्या कहेंगे, अपर या प्लेसेंटा, जिससे हम कहेंगे अपर या प्लेसेंटा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। चलिए, बहुत लोग किसको अपर प्लेसेंटा समझते हैं, देखिए यहां से एक ग्रीवा नाल निकलती है, ये इस प्रकार से एक नली निकलती है ना, जिसका कनेक्शन कहां से होता है, किसी भी भ्रूण के गुदा से होता है। गुदा से नहीं होता है, नाभि से होता है। किसमें से होता है, नाभि से होता है। तो जो भ्रूण का नाभि होता है, उस भ्रूण के नाभि से देखिए एक रचना होती है जो कि प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ी होती है। इस रचना के द्वारा पोषण वगैरह आता है प्लेसेंटा से होकर के, लेकिन ये प्लेसेंटा नहीं है, ये तो नाभि नाल होती है। क्या होती है, एक नाभि से जुड़ी हुई नली होती है, ये प्लेसेंटा नहीं है। प्लेसेंटा ये होती है जो कि एंडोमेट्रियम और भ्रूण की जो एक लेयर होती है कैरियन, ये आपस में मिलकर के डेवलप करते हैं, यानी कि निर्माण करते हैं। तो इसके माध्यम से पोषण, संग्रहण या अवशोषण वगैरह होता है। इसको आप प्लेसेंटा नहीं समझेंगे। ये क्या होता है, ये एक नाभि नाल होती है, नाभि से जो नली निकलती है इसको नाभि नाल बोलते हैं, ये नाभि नाल है, ये प्लेसेंटा नहीं है। प्लेसेंटा होता है ये, ठीक है। तो प्लेसेंटा के माध्यम से क्या होगा, प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना होती है जो कि किसी भी भ्रूण को मादा से जोड़ करके रखती है, मतलब जो माता होती है उसमें से भ्रूण को जोड़ करके रखती है। और उसी अपर प्लेसेंटा के माध्यम से कोई भी जो बच्चा या बच्ची जो कि डेवलप हो रहा है, मतलब जो शिशु डेवलप हो रहा है, वो पोषण प्राप्त करता है, अपने नाइट्रोजन युक्त जो भी उत्सर्जित पदार्थ है उनका उत्सर्जन भी कर देता है। इसके अलावा एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है, CO2 को भी अपने भैया इसी संरचना के द्वारा बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है अपर प्लेसेंटा के माध्यम से ही। इसके अलावा संग्रहण भी करता है, कई सारे इंपोर्टेंट खनिज लवणों का, प्रोटीन्स वगैरह का संग्रहण भी करता है, और इसके अलावा उसका पाचन भी करता है। तो किसके माध्यम से करता है, ये सब किसके माध्यम से होगा, अपर प्लेसेंटा के माध्यम से होगा। तो देखिए अपर प्लेसेंटा एक ऐसी रचना होती है जिसके द्वारा कोई भी जो भ्रूण या एम्ब्रियो होता है, ये मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। मतलब एक ऐसी संरचना, ये एक ऐसी संरचना है जिसके द्वारा जो भ्रूण है, ये भ्रूण हो गया, और जो मादा है, मादा का यूट्रस है चूंकि मादा का भाग हो गया, मतलब एक ऐसी रचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में, तो दोनों का रुधिर आपस में कनेक्टेड है, तो रुधिर के माध्यम से क्या होगा, पदार्थों का विनिमय होता है। उस रचना को हम क्या कहते हैं, अपर या प्लेसेंटा कहते हैं। तो एक ऐसी रचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के मध्य क्या होता है, रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है, उसे हम कहते हैं अपर या प्लेसेंटा। अपर या प्लेसेंटा के यदि कार्यों को आपसे पूछा जाए तो पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है अपर या प्लेसेंटा का, अपर या प्लेसेंटा का पहला इंपॉर्टेंट काम है पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। तो जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको अपर या प्लेसेंटा के माध्यम से ही भ्रूण जो होता है वो प्राप्त करता है। तो सिंपल सी बात है, पहला चीज आप देखेंगे न्यूट्रिशन होता है, मतलब जो पोषण होता है। तो किसी भी भ्रूण के अंदर जो पोषक पदार्थों का आगमन होता है या पोषक पदार्थों को जो भ्रूण प्राप्त करता है, किसके माध्यम से प्राप्त करता है, अपर या प्लेसेंटा के माध्यम से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है गैसों का विनिमय। तो किसी भी जो भ्रूण के अंदर गैसों का विनिमय होगा, मतलब CO2 जो है उसके अंदर जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो कहां जाएगी, ऑक्सीजन जो है उसके अंदर से, सॉरी CO2 जो है बाहर जाएगी और ऑक्सीजन कहां आएगी,
ऑक्सीजन जो है अंदर आएगी और CO2 क्या होगा, CO2 जो है बाहर जाएगा। तो ये क्रम चलेगा। मतलब किसी भ्रूण को भैया ऑक्सीजन की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो ऑक्सीजन उसको कहां से मिलेगा, अप्रा या प्लेसेंटा के माध्यम से मिलेगा। तो ऑक्सीजन मिल गया अप्रा या प्लेसेंटा के माध्यम से और CO2 भी निकल गई किसके माध्यम से, अप्रा या प्लेसेंटा के माध्यम से। तो ये दूसरा काम हो गया, गैसों का विनिमय भी होता है अप्रा या प्लेसेंटा के माध्यम से। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, संग्रहण एवं पाचन। तो देखिए अप्रा या प्लेसेंटा से क्या करता है, जो भ्रूण होता है कुछ पदार्थों का संग्रहण करता है, जैसे वसा हो गया, वसा के अलावा ग्लाइकोजन हो गया, वसा हो गया, इसके अलावा ग्लाइकोजन हो गया, वसा हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। इन पदार्थों का अप्रा या प्लेसेंटा क्या कर लेता है, संग्रहण कर लेता है और फिर ये टूट टूट करके क्या करता है, उसका पाचन करता है। तो अप्रा या प्लेसेंटा का तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, वसा ग्लाइकोजन का संग्रहण करना एवं इसका छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित होकर के पाचन करना। चौथा इंपॉर्टेंट काम है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीजन। तो जो भी नाइट्रोजन युक्त अन्य उत्सर्जी पदार्थ होंगे उनका उत्सर्जन कहां से होगा, तो जो भ्रूण है इसके माध्यम से जो भी उत्सर्जन होगा, भ्रूण का जो भी उत्सर्जन होगा सब किसके माध्यम से होगा, अप्रा या प्लेसेंटा के माध्यम से ही उत्सर्जन होगा। तो कुल मिलाकर के चारों इंपॉर्टेंट काम आपको याद रखना है अप्रा या प्लेसेंटा के। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूरी संभावना है पूछे जाने की। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसके कार्यों का और अप्रा या प्लेसेंटा क्या होता है इसका भी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटा सा क्वेश्चन है, आर्तव चक्र या जो आर्तव चक्र होता है जिसको कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र भी कहते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि जो आर्तव चक्र है या आर्तव चक्र के अलावा मासिक चक्र जो है इसका नियमन जो है, मतलब इसका नियंत्रण जो है किन किन हार्मोन्सों के कारण होता है। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको पूरा का पूरा मासिक चक्र डिटेल में कराया गया है। तो सबसे पहले चीज आपको याद रखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट 4 हार्मोन्स है। कितने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, 4 हार्मोन्स हैं। इन चारों हार्मोन्स का नाम आपको ध्यान में रखना है और लगभग यही चारों हार्मोन्स मिलकर के ही मासिक चक्र की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं। सबसे पहला आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है LH हार्मोन्स। कौन सा है, LH हार्मोन्स होता है। LH हार्मोन्स आपने देखा था कि मासिक चक्र के दौरान क्या कर रहा था, अंडोत्सर्ग में हेल्प करता है। किसमें, अंडोत्सर्ग तब तक नहीं होगा जब तक LH हार्मोन्स अपने पीक पर नहीं होगा, अपने उच्च लेवल पर नहीं होगा, तब तक बिल्कुल भी अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन नहीं होता है। मतलब ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग में हेल्प करता था ये। फिर इसके बाद एक और हार्मोन है जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स हो गया। एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहां से निकलता था, तो आपने देखा क्या था कि अंडाशय के अंदर जो ग्राफियन पुटिका होती है उनकी पुटिकीय कोशिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता था जो कि एंडोमेट्रियम को पुनः निर्माण करने में हेल्प करता था। मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी नियंत्रित करता है मासिक चक्र की प्रक्रिया को। इसके अलावा आप देखेंगे FSH हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है, FSH हार्मोन्स। तो जो FSH हार्मोन्स होता है, ये FSH हार्मोन्स की भूमिका किसमें होती है, नाम से स्पष्ट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मतलब फॉलिकल के निर्माण के लिए प्रेरणा जो मिलती है किस हार्मोन से मिलती है, तो FSH हार्मोन्स से। तो ये क्या करता है, शुक्राणुओं के ये आप क्या करेंगे, देखेंगे जो पुटिकाएं होती है, जैसे प्राथमिक पुटिका हो गई, उसको प्राथमिक पुटिका को ग्राफियन पुटिका में बदलने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इसका भी इंपॉर्टेंट वर्क होता है मासिक चक्र में। फिर एक आखिरी आप हार्मोन्स का नाम लिखेंगे जिसका नाम क्या है, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहलाता है। इसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। क्या नाम है इसका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भैया क्या कहलाता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहलाता है। और यह हार्मोन्स क्या करता है, कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क करता है जो कि किसी भी फीमेल के अंदर सेकेंडरी लक्षण जो भी होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है किसी भी फीमेल के अंदर। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के नाम लिखना है जो कि आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पे आपको एक और हार्मोन्स का नाम भी लिखा मिल जाएगा। तो आपको लिखा मिल सकता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। क्या लिखा मिल सकता है आपसे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। तो ये भी लिखा आपके सामने मिल सकता है। तो कुल मिला के ये सभी के सभी हार्मोन्स जो हैं मासिक चक्र की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं यानी कि कंट्रोल करते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि जो ग्राफियन पुटिका होती है उस ग्राफियन पुटिका का नामांकित डायग्राम बनाना है। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको पूरा का पूरा ग्राफियन पुटिका का डायग्राम हालांकि शार्ट में समझा दिया था जब हमने आपको पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। अब देखिए यहां पे क्या है, आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा ये जो ग्राफियन फॉलिकल की संरचना होती है इसमें क्या होता है, सबसे अंदर क्या होता है, यहां पे एक सेकेंडरी ओसाइट होता है। क्या होता है, ये होता है सेकेंडरी ओसाइट। क्या होता है, ये होता है सेकेंडरी ओसाइट।
तो सबसे पहले तो आपको देखना है, एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं इसको हम? सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। अब सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है और इस लेयर को अपन क्या बोलते हैं? ज़ोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं? ज़ोना पेलुसिडा बोलते हैं। तो ये हो गई ज़ोना पेलुसिडा लेयर, ज़ोना पेलुसिडा हो गई, ज़ोना पेलुसिडा हो गई। और ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर भी एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं इस लेयर को? इस लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये हो गया कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोरोना रेडिएटा। तो आपको सिंपल सी बात है कि किसी भी ग्राफियन पुटिका का डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले अंदर होगा क्या? सेकेंडरी oocyte। इसके चारों तरफ एक लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे ज़ोना पेलुसिडा। इसके भी चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी ज़ोना पेलुसिडा के चारों तरफ, जिसको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। और बाहर साइड दो लेयर होती है जिसमें सबसे बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं? थीका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं? बाहर वाले को हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं? थीका एक्सटर्ना। तो ये हो गया थीका एक्सटर्ना। और इसके अंदर वाली जो होती है इसको बोलते हैं हम थीका इंटरना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थीका, इसको हम बोलते हैं थीका इंटरना। तो ये हो गया थीका इंटरना। ठीक है, तो ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। तो ये आप देखेंगे थीका इंटरना, ये हो गई। तो बाहर की दो लेयर होती है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। अंदर आप देखेंगे सेकेंडरी oocyte होता है, द्वितीयक अंडक होता है, और जिसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा लेयर होती है। कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ एक ये सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ पहली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा, और दूसरी वाली जो ग्रीन कलर से हमने शो कर रखा ये क्या है? ये है कोरोना रेडिएटा। और इनके बीच में एक कैविटी बन जाती है, ये कैविटी, इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम कैविटी। क्या बोलते हैं? इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम कैविटी। इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम कैविटी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक नॉर्मल सा डायग्राम है ग्राफियन पुटिका का। कभी कभी आपके एग्जाम में ग्राफियन पुटिका की संरचना भी पूछ ली जाती है। ग्राफियन पुटिका की अगर संरचना नहीं पूछती है तो हो सकता है अंडाणु की संरचना भी आपसे पूछ लिया जाए, उसकी संरचना भी सेम इसी से मिलती जुलती रहती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा है वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। कुछ नहीं है, केवल वृषण की संरचना में आपको तीन चीजें याद रखनी है। तीन चीजों में से क्या याद रखनी है कि वृषण की संरचना के अंदर आपने क्या देखा था कि शुक्रजनक नलिकाएं होती है, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है उन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर आपने क्या देखा था कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये पूरी की पूरी क्या है? शुक्रजनक कोशिकाएं हैं। इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर दो प्रकार की कोशिका होती है, एक तो कोशिका ये वाली है और एक कोशिका ये वाली है। तो जो लंबी वाली कोशिकाएं होती है, इन लंबी वाली कोशिकाओं को हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। और सर्टोली कोशिका का काम आपको पता है, सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण देना। तो वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है किसका? सर्टोली कोशिका का। तो ये क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। फिर ये जो गोलाकार तीन तीन की संख्या में दिखाई दे रही हैं सेल, इनको हम बोलते हैं शुक्रजनक कोशिका। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं शुक्रजनक कोशिका। और यही शुक्रजनक कोशिकाएं शुक्राणुओं के निर्माण में भाग लेगी। तो शुक्रजनक कोशिका हो गई ये, मतलब शुक्रजनक नलिका जो होती है उस शुक्रजनक नलिका के अंदर दो कोशिकाएं होती है। एक तो होती है सर्टोली कोशिका, ये पूरी की पूरी शुक्रजनक नलिका है, और इस शुक्रजनक नलिका के अंदर दो कोशिकाएं होती है। पहली हो गई सर्टोली कोशिका, दूसरी हो गई शुक्रजनन कोशिका। तो दोनों का नाम आपको लिख लेना है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, आप देखेंगे कि जब भी आप वृषण का अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो ये जो पूरी की पूरी शुक्रजनक नलिकाएं होती है, इन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच बीच में जो कुछ कोशिकाएं होती है, यहाँ पे बीच बीच में इस प्रकार की कोशिकाएं होती है, और इनको अपन बोलते हैं लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं। तो ये हो गई लीडिंग कोशिका। तो ये जो कोशिकाएं होती है ये क्या होती है? लीडिंग कोशिका होती है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अब
अब इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से ब्लड वेसल्स दिखाई देते हैं ना, ब्लड दिखाई देते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स दिखाई देते हैं, तो आप ब्लड और ब्लड वेसल्स भी बना सकते हैं इसमें। तो सिंपल सी बात है, आपको बस ये दर्शाना है। आप यहाँ पे दर्शाना चाहें तो अगर दर्शा सकते हैं ब्लड वेसल्स। क्या दर्शा सकते हैं? ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियां जो होती है कई प्रकार की पाई जाती हैं, तो ये हो जाएगा ब्लड वेसल्स, या आप लिख सकते हैं रक्त वाहिनियां। क्या लिख सकते हैं? ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियां। ये पूरा का पूरा एक वृषण की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, बस आपको यहाँ पे कई सारी क्या दिखाई कि आपको यहाँ पे केवल और केवल 3-4 शुक्रजनक नलिका बना देना है। और शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर आपको पता है कितनी कोशिकाएं होती है? 2। तो कुछ सर्टोली कोशिकाएं होती है तो उसको लंबी बना दीजिए, और कुछ कोशिकाएं होती है कैसी जो गोलाकार होती हैं जिनको शुक्रजनक कोशिका बोलते हैं। और इनके बीच बीच में पूरे में आप इस प्रकार से संरचना बना दीजिए, और बीच बीच में कुछ कोशिकाएं होती है इस प्रकार से, जिससे हम क्या कहेंगे? लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिका काम आपको पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। शुक्रजनक कोशिका आपको पता है शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और इन्हीं शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है सर्टोली कोशिका। तो हमेशा आपको वृषण से संबंधित 3 चीजें याद रखनी है कि वृषण के अंदर 3 कोशिकाएं इंपॉर्टेंट पाई जाती है। एक है शुक्रजनक कोशिका, और दूसरी होती शुक्रजनन कोशिका, दूसरी होती है सर्टोली कोशिका, और तीसरी होती है लीडिंग कोशिका। तीनों कोशिकाओं के काम भी आप याद रख सकते हैं। सर्टोली कोशिका का काम होता है शुक्राणु को पोषण देना, लीडिंग कोशिका का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, और जो शुक्रजनन कोशिका होती है इसका इंपॉर्टेंट काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आज की जो वीडियो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 10 क्वेश्चन आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यहां से डेफिनेट रूप से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप चैप्टर 2 का 1 शॉट वीडियो चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा चैप्टर 2 का 1 शॉट मतलब एक ही वीडियो में अपन पूरा का पूरा चैप्टर 2 को कंप्लीट करा देंगे। तो ये जो चैप्टर 2 है, अगर इसके आप 1 शॉट वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम आपको पूरी की पूरी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बना करके प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें आप लोग। इसके अलावा जो भी आप न्यू मेंबर्स हैं या जो भी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।